हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर दैट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी नाउ व्हाट इज बेसिक इलास्टिसिटी इज? इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। करेक्ट। इलास्टिसिटी वो नहीं है कि कितनी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, इलास्टिसिटी मीन्स कि कितनी जल्दी बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर लेती है। दैट्स वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, बिकॉज रबर स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है बट अपनी शेप को रीगेन करने में टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा लगाता है। तो स्टील एक तो स्ट्रेच बहुत कम होता है और इतनी जल्दी ही शेप को रीगेन भी कर लेता है, तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। करेक्ट है। तो देयर इज टर्म कॉल्ड स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस बेसिकली? जैसे आपके पास कोई भी रॉड है, आपने इसको यहाँ पे हिंच कर लिया, आप फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फोर्स उसकी शेप को डिफॉर्म करती है इट्स कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही आप इस फोर्स को हटाते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इसको वापस लेके जाती है, तो जो फोर्स इसको ओरिजिनल शेप में वापस लेकर आ रही है वो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है, वो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है। करेक्ट। तो स्ट्रेस बेसिकली इज रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। करेक्ट। तो ऐसे यूनिट क्या हो जाएंगी स्ट्रेस की? हो जाएंगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस क्या हो जाएंगी? डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेसिकली इज 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो स्ट्रेस हमारे पास दो तरह का होता है। एक तो है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जहां पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है एरिया के परपेंडिकुलर होती है। द रिस्टोरिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भी दो तरह का है। एक तो है लॉन्गिट्यूडिनल और एक है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक। करेक्ट है। जैसे वायर में आप फोर्स लगा रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक में अगर आप किसी बॉडी को पानी में डाल रहे हैं तो पानी जो फोर्स लगाता है वो सरफेस एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। तो अगेन ये हो जाएगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस। करेक्ट। एक होता है हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस। What is tangential stress? Restoring force which is parallel to area. जैसे अगर आपके पास एक क्यूब है जिसका बेस फिक्स्ड है, जिसका बेस फिक्स्ड है, तो अगर आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द एरिया इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली जो फोर्स बॉडी की शेप को रिस्टोर करती है। रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अगर परपेंडिकुलर टू एरिया है, नॉर्मल पैरेलल है तो टेंजेंशियल। नॉर्मल दो तरह का, लॉन्गिट्यूडिनल और वॉल्यूमेट्रिक। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट इज स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन बेसिकली? स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। तो स्ट्रेन में दो तरह का होता है, अगर तीन तरह का। एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल दैट इज डेल्टा एल बाई एल। एक हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक दैट इज डेल्टा वी बाई वी। एक हमारे पास होता है शीयरिंग स्ट्रेन। शीयरिंग स्ट्रेन थीटा। जैसे भी आपने देखा था, अगर आपके पास एक क्यूब है जिसको आप यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो उसका ये हिस्सा आगे शिफ्ट हो जाता है। दिस इज थीटा दैट इक्वल्स टू एक्स बाई एज लेंथ। तो थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई एज लेंथ। ये आ जाएगा आपका शीयरिंग स्ट्रेन आ जाएगा। करेक्ट है। देयर कम्स हुक्स लॉ। What is Hooke's law? According to Hooke's law, under elastic limit,
अंडर इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इलास्टिक मतलब जहाँ तक बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हैं और डिफॉर्मेशन फोर्स हटाने के बाद बॉडी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर पा रही है, दैट इज द इलास्टिक लिमिट, जहाँ तक डिफॉर्म कर रहे हैं। तो अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो है इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड स्ट्रेस equals to E into strain, and E is called modulus, of elasticity, करेक्ट है। तो मॉडुलस तीन तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस दैट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये आ गया। जितना यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा उतना बॉडी को लेंथ में खींच पाना मुश्किल होगा, करेक्ट है। देन कम्स बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस बेसिकली इज रिस्टोरिंग फोर्स अगेन एरिया एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हम ही जानते हैं कि फोर्स बाय एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो मैं लेके चलते हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय वी। हम ये भी जानते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। तो मतलब एक ना एक चीज तो घटेगी ही, दैट इज यूज नेगेटिव। नेगेटिव से ओनली डिपिक्ट की प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगी, मैग्नीट्यूड में इसका कोई मतलब नहीं है। जितना बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा उतना बॉडी को कंप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट है। और इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जितना कंप्रेस फैक्टर ज़्यादा होगा उतना कंप्रेस करना आसान होगा, उतना बल्क मॉडुलस कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट है। देन कम्स द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको बोलते हैं हम शियर मॉडुलस, ठीक है। तो देन कम्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज ईटा, दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शीयरिंग स्ट्रेन, ए बाय ए थीटा इज एक्स बाय एल। जितना ईटा बड़ा होगा उतनी बॉडी की शेप आपकी रिटेन रहेगी, करेक्ट है। तो यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस में बॉडी की शेप सेम रहती है, मतलब लेंथ में रहती है और वॉल्यूम में रहती है, स्फेरिकल में रहेगा। बट जहाँ पे आप मॉडुलस देख रहे हैं वहाँ पे बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, क्यूब चेंज इनटू क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप फोर्स लेंगे तो आगे चला जाएगा तो क्यूब नहीं रहेगा, करेक्ट। तो शेप सिर्फ हमारी मॉडुलस और रिजिडिटी में चेंज होती है, बाकी सब में शेप जो है वायर है वो लेंथ की लेंथ में रहने वाली है, वायर की फॉर्म में रहेगी, और कोई स्फेरिकल बॉडी वो स्फेरिकल शेप में ही रहेगी, क्लियर है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट इज एक दो सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास लेट इट बी एक वायर है, ये एक वायर है मान लो ब्रास की है, ये एक वायर है स्टील की, यहाँ है 6 kg, यहाँ पे है 4 kg। तो आपने इसमें एक्सटेंशन निकालनी है, इसमें एक्सटेंशन निकालनी है। तो हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल। तो एक्सटेंशन इन स्टील मान लीजिए आपकी ब्रास में इक्वल्स टू फोर्स बाय एफ एल बाय वाई हो जाएगा। फोर्स क्या लगेगी इसके ऊपर, इस वेट लगेगा 6 और 4 दोनों का 10 kg वेट लग जाएगा। अकॉर्डिंगली लेंथ ऑफ ब्रास, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास, एरिया फ्रस्ट्रेशन ब्रास, ये आ जाएगा। एंड आपने एक्सटेंशन निकालनी है अगर सपोज स्टील के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ वेट लगेगा सिर्फ 4 kg का, 40 लेंथ ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड एरिया फ्रस्ट्रेशन ऑफ स्टील, ये आ जाएगा, करेक्ट है। आगे देखो, अगर सपोज आपको आता है कि आप किसी बॉल को पानी में डाल रहे हो और उसकी 0.1% वॉल्यूम चेंज हो रही है बाय एक्सेस प्रेशर ऑफ 2 atm, आपको बल्क मॉडुलस निकालना है। बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू एक्सेस ऑफ प्रेशर डेल्टा वी बाय वी, एक्सेस प्रेशर इज 2 atm
विच इज 10.0 10 to 5, डेल्टा वी अभी इज 0.1%, ये आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप बल्क मॉडल्स निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो कि अगर आप सपोज किसी भी क्यूबेटिक बॉडी को जिसकी एज लेंथ लेट इट बी इज 2 मीटर है, आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स इज 10⁻³ न्यूटन, जिसकी वजह से हल्का सा पुशन आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, दिस वन, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज लेट इट बी इज 1 mm। आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना है, तो फोर्स इज 10⁻³, एरिया ऑफ सेक्शन इज 4 एंड डेल्टा एल इज 1 mm, लेंथ इज 2 मीटर। यहाँ से आप ईटा निकाल सकते हैं, करेक्ट है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट इज वी हैव the stress versus strain graph, very important graph, that is stress versus strain graph। क्या है इसमें, आप एक रॉड लेते हो, यहाँ क्लाइंब कर दिया, नीचे आप वेट बढ़ा रहे हो लगातार, यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ है और यहाँ लाई कर रहा है आपका स्केल, ये स्केल है, करेक्ट है। अब वजन बढ़ाते रहोगे, रीडिंग चेंज होती रहेगी, तो अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ हमारे पास है स्ट्रेस, यहाँ हमारे पास है स्ट्रेन, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। तो O से लेकर A तक हमारे पास है इलास्टिक लिमिट, जहाँ तक स्ट्रेस जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। मतलब अगर आप ए तक खींचते हैं, बॉडी को छोड़ देते हैं, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर पाएगी। मगर अगर आप उसके आगे भी खींच देते हैं, देन कम्स परमानेंट सेट। अगर आपने लास्ट मिनट के बियॉन्ड खींच दिया तो बॉडी शेप को रीगेन करने की कोशिश तो करेगी, बट ओरिजिनली रीगेन नहीं कर पाएगी, कुछ परमानेंट डिफॉर्मिटी उसके अंदर कॉज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेट। इसको परमानेंट सेट कहते हैं। और अगर आप फिर भी वजन बढ़ाई जा रहे हैं, देन कम्स अ पॉइंट कॉल्ड यील्ड पॉइंट, बोलते हैं इसको हम, सील्ड कॉल्ड यील्ड पॉइंट। मतलब यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है कि आपने इतना वजन लगा दिया है कि विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्ट्रेस, स्ट्रेन अपने आप बढ़ता जा रहा है। मतलब बॉडी जो है अपने ही वेट के अंदर वो खींचना शुरू हो गई है। तो जो उसके वीक पॉइंट्स होंगे वहां पे वो नेक और शोल्डर बना लेगी, करेक्ट है। मतलब जो वीक पॉइंट्स होंगे वहां पतली हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं नेक एंड शोल्डर डेवलप करना, करेक्ट। तो इलास्टिक लिमिट मतलब जहां तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट के अंदर आप बॉडी को खींच के छोड़ोगे तो बॉडी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर जाएगी। अगर आप इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड खींचते हो तो कुछ परमानेंट डिफॉर्मिटी कॉज हो जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जब बिना सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्ट्रेस के बॉडी में स्ट्रेन कॉज होना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड बॉडी अपने ही वेट के अंदर गिरना शुरू हो जाती है एंड डेवलप्स नेक एंड शोल्डर। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहां बॉडी ब्रेक कर जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। इसको हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, करेक्ट। तो इसी ग्राफ के बेसिस पर हमारे पास तीन मटेरियल्स हैं। फर्स्ट इज इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या है? जिनके लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ जो है इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। पहले आप थोड़ा सा स्ट्रेस लगाते हैं, बहुत स्ट्रेन कॉज होता है, फिर आप बहुत सारा स्ट्रेस लगाते हैं, थोड़ा स्ट्रेन कॉज होता है। एग्जांपल इज नेचुरल रबर, है ना। अब देखा होगा नेचुरल रबर आप थोड़ा खींचते हो खींच जाती है, उसके बाद आप बहुत ज्यादा फोर्स कराते हो तो थोड़ी सी खींचती है। इनिशियल लेस स्ट्रेस पर ज्यादा स्ट्रेन कॉज हो रहा है, बाद में बहुत स्ट्रेस लगा रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेन कॉज हो रहा है, करेक्ट है। देन कम्स ब्रिटल सब्सटेंसेस। ब्रिटल कौन से होते हैं? जिसके लिए यील्ड पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट एक जगह पे ही कोइंसाइड करते हैं। ये सब्सटेंस इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड खींचे या कंप्रेस किए नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल नेचुरल क्वार्ट्ज जो होता है, करेक्ट है। देन कम्स डक्टाइल सब्सटेंसेस। डक्टाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके लिए यील्ड पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट फार सेपरेटेड है, बहुत दूर है। ये सब्सटेंस वायर्स में खींचे जा सकते हैं, करेक्ट। तो जिन सब्सटेंसेस के लिए यील्ड पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर है उसको बोलते हैं आप डक्टाइल सब्सटेंसेस। क्लियर? आगे देखो,
नेक्स्ट वी हैव हाँ जी, नेक्स्ट वी हैव इलास्टिक हिस्टेरिसिस। इलास्टिक हिस्टेरिसिस, व्हाट इज हिस्टेरिसिस? हिस्टेरिसिस का शाब्दिक मीनिंग है, मतलब उसके वर्ड का मीनिंग है लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह पाना। अगर आप किसी भी सब्सटेंस के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं स्ट्रेस और सस्टेन का, पहले आप स्ट्रेस बढ़ाते हैं फिर स्ट्रेस घटाते हैं, अकॉर्डिंगली ग्राफ गोज लाइक दिस, करेक्ट है? तो कभी भी वो ओवरलैप नहीं करता। तो पहले जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेस के पीछे पीछे लगता है। आप स्ट्रेस लगा रहे हैं तो स्ट्रेन कॉज हो रहा है, फिर स्ट्रेस बढ़ी जा रहा है, स्ट्रेन पीछे पीछे आई जा रहा है, स्ट्रेस हटा रहे हैं तब स्ट्रेन धीरे धीरे करके वापस आ रही बॉडी, करेक्ट है? तो ये ग्राफ प्लॉट होता है। तो एरिया इंक्लोज बाय स्ट्रेस विद स्ट्रेन ग्राफ, इलास्टिक हिस्टेरिसिस गिव्स द मेजर ऑफ हीट प्रोड्यूस पर साइकिल। जितना एरिया इंक्लोज करेगा उतनी हीट पर साइकिल प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यही ग्राफ अगर स्कूल बनाते हैं उसके लिए नेचुरल रबर के लिए ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ गोज लाइक दिस। तो ये बहुत कम एरिया इंक्लोज करता है जिसकी वजह से बहुत कम हीट पैदा करता है, जिसकी वजह से आप नेचुरल रबर से व्हीकल्स के टायर बनाते हैं ताकि ज़्यादा हीट अप ना हो जाए। वही ग्राफ हम बनाते हैं अगर सपोज दूसरे मटेरियल के लिए, तो ये ग्राफ आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन है। तो ये ग्राफ दिखाता है एरिया इंक्लोज बड़ा है तो हीट ज़्यादा पैदा होगी। तो इस मटेरियल यूज़ करते हैं हम एज अ शॉक एब्जॉर्बर कि ज़्यादा वाइब्रेशन का जाए एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए, करेक्ट है? आगे देखो, नेक्स्ट वी हैव is the elastic potential energy. Elastic potential energy। तो आगे पास एक वायर है जिसको आपने क्लैम्प कर लिया, यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ कोई फोर्स नहीं लगा रही, जिसकी वजह से वायर डिस्प्लेस हो रही है बाय डेल्टा एल। तो एवरेज फोर्स जो काम कर रही है वो ये काम कर रही है, एक्सटेंशन ये कॉज हुई है तो वर्क डन क्या कॉज हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा F/2 डेल्टा एल। यही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? देन कम्स अ टर्म कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, that is called potential energy per unit volume, So potential energy is half F delta L, volume is area into length. So force by area is called stress, delta L by L is called strain. ये आ जाएगा elastic potential energy density, that is half stress into strain. हम ये जानते हैं यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो हमारे पास स्ट्रेस क्या आ जाएगा? बाई इंटू स्ट्रेन आ जाएगा, और स्ट्रेन क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन बाई आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो। वी हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस पुट करेंगे तो हाफ बाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, या आप स्ट्रेन पुट करेंगे तो हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर बाई वाई आ जाएगा। ये एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो जाती है, क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट इज द पॉइजन्स रेशो। व्हाट इज पॉइजन रेशो बेसिकली? नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशो। आपने एक वायर ली जिसको आपने खींचा तो वायर क्या हो जाएगी? लंबी और पतली हो जाएगी। तो पॉइजन रेशो सिग्मा नोट करते हैं रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पॉइजन रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू
longitudinal strain. Clear? Okay. Next we have the torque, या the variation of density with pressure. हम ही जानते हैं अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या कर जाएगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी एट एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्सेस ऑफ प्रेशर। we'll have rho by rho naught equals to m by v minus delta v, m by v that equals to 1 by 1 minus delta v by v। हम ही जानते हैं बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू एक्सेस ऑफ प्रेशर डेल्टा v बाई v, तो डेल्टा v बाई v क्या आ जाएगा, डेल्टा p बाई v। हम ये भी जानते हैं 1 बाई v क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो जाएगा डेल्टा p इंटू सी आ जाएगा। प्लेस कर दो, यू हैव रो बाय रो नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस डेल्टा पी सी, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना हो तो रो इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन, ऊपर ले जाओ इसको 1 माइनस डेल्टा पी सी, ये हो जाएगा रो नॉट 1 माइनस डेल्टा पी सी रेस टू पावर माइनस 1, बाइनरी एक्सपेंड कर दो तो रो नॉट 1 प्लस डेल्टा पी सी। हमने इसको बाइनरी एक्सपेंड कर दिया। आप जानते हैं कि अगर 1 प्लस ए रेस टू पावर बी है, ए अगर बहुत छोटा 1 से तो 1 प्लस बी आ जाता है, तो यह आ जाएगा तो रो बाई रो नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा पी सी, इधर आ गया तो रो बाई रो नॉट माइनस 1 इक्वल्स टू डेल्टा पी सी इज डेल्टा रो बाई रो नॉट एट इक्वल्स टू डेल्टा पी सी। तो फ्रैक्शनल चेंज डेंसिटी इक्वल्स टू डेल्टा पी सी। डेल्टा पी हमारे पास है एक्सेस ऑफ प्रेशर एंड सी इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट वी हैव इज द टॉर्क। टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ बॉडी। ठीक है, तो जस्ट एक फॉर्मूला है, यू हैव टू कीप इन माइंड। तो आगे पास एक सिलेंडर है जिसको आपने यहाँ पे हिंज कर दिया है, करेक्ट है, तो आप यहाँ से इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, तो जो पोर्शन यहाँ था वो घूम के यहाँ आ गया, दिस इज एंगल कवर्ड थीटा, ये है इसकी लेंथ, ये पहले पोर्शन यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, दिस इज कॉल्ड फाई, ये इज कॉल्ड आर, तो आर थीटा इक्वल्स टू एल इंटू फाई, ये आ जाएगा। तो थीटा हमारा है बेसिकली यहाँ पर, या चेंज कर दें, इसको ले लें फाई, इसको ले लें थीटा, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, ये फाई, ये एल इंटू थीटा। तो फाई थीटा हमारे पास है एंगल ऑफ शियर, जो बेस से कॉज होता है एंगल ऑफ शियर है, एंड फाई इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंड द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट a body, या twist a cylinder, given by is pi eta r4 by 2l into angle of twist, ये भी आता है। करेक्ट? कई बार ये भी कंसेप्ट पूछा जाता है कि अगर आपने हॉलो को ट्विस्ट करना है तो टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है, अगर आपने सॉलिड ट्विस्ट करना है तो कंपैरेटिवली कम चाहिए होता है, प्रूव करके दिखाओ। तो हमारे पास मान लो सपोज एक सॉलिड सिलेंडर है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी लेंथ है l, रेडियस है r, उस पर रिकास्ट करके आपने इसी से एक हॉलो सिलेंडर बना दिया, करेक्ट है, ये आपने रिकास्ट किया, इसको मेल्ट करके पिघला के द्वारा बना दिया, तो आपने एक हॉलो बना दिया। तो ये है इसका इनर रेडियस r1, ये है इसका आउटर रेडियस r2, ये इसका मटेरियल हो गया, लेंथ इसकी भी l ही है। तो टॉर्क फॉर सॉलिड क्या हो जाएगा, पाई ईटा r4 बाय 2l इंटू फाई, अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट आपका सेम है, और हॉलो क्या हो जाएगा, पाई ईटा r24 माइनस r14 अपॉन 2l इंटू फाई, क्योंकि r2 माइनस r1 लगेगा, इसको खोल दो तो पाई ईटा बाई 2l, ये हो जाएगा r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। हम जानते हैं कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। डिवाइड कर दो तो टॉक फॉर हॉलो, टॉक ऑफ सॉलिड, ये चीज़ कॉमन है, ये आ जाएगा हमारे पास r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर अपॉन r⁴ है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट थी, रिकास्ट किया ना, रिकास्ट करने वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो इन दैट केस की वॉल्यूम दैट इज पाई r स्क्वायर एल, इसकी वॉल्यूम पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू एल, इट मीन्स r स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ही आ जाएगा। इसको प्लेस कर दो यहाँ पे, तो टॉक फॉर हॉलो, टॉक फॉर सॉलिड, इसकी जगह पे मैं ये लिख देता हूँ, विल गेट r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारे पास r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ऑब्वियसली r2 आर स्क्वायर करेंगे तो इससे तो बड़ा ही है, तो ये मच ग्रेटर देन 1, तो टॉक ऑफ हॉलो इनमें टॉक ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से पूछ जाता है कि हॉलो को ट्विस्ट करना कंपेरेटिवली टफर है एज कम्पेयर टू ट्विस्ट द सॉलिड थिंग। क्लियर? तो ये था इलास्टिसिटी का हमारे पास एक शॉर्ट वीडियो जिसमें आपने थॉरली सारे टॉपिक रिवाइज कर लिए। अगर डिटेल्ड वर्जन में आपको आना है तो यू हैव टू कम टू माय फिजिकल क्लासेस, और यूट्यूब एंड पे भी आप देख सकते हैं डिटेल लेक्चर्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।